नाज़िर कराम आदाब। नाज़िर कराम, फिर से आपका इस्तकबाल है तर्जुमान न्यूज़ टाइम का स्पेशल पेशकश रूबरू में। रूबरू बात वही जो दिल को छू जाए। नाज़िर कराम, बहुत खुशी की बात है, आज हमारे जो मेहमान बने हैं उनका तारुफ मैं इस तरह कराना चाहूँगा कि हर एक नौजवान, बल्कि कह लिया जाए कि सैकड़ों नौजवान उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनको अपना जो है एक रहनुमा मानते हैं। और ऐसा क्यों? इसलिए कि वो उन नशा से चूर बीमार लोगों को नशा से दूर लाने का काम करते हैं। किस तरह वो जो नशा से जो मरीज हैं उनको नशा से बाहर लाकर उनको तंदुरुस्त कैसे बनाया जाए, उनको सही रास्ता कैसे दिखाया जाए, उसका भरपूर कोशिश करते हैं। हमारे साथ न्यू लाइफ नशा मुक्त केंद्र और रिसर्च सेंटर जो है, उन तमाम सेंटरों का जो ट्रस्ट है उसकी जो सेक्रेटरी आज हमारे दरमियान मौजूद है, मशहूर सोशल वर्कर विक्रम केसरी दास जी। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। वेलकम तर्जुमान न्यूज़ टाइम में। कहा जाता है कि जो नशा कर लेते हैं उनको नशा छुड़वाना ये पापड़ बेलने से कम नहीं होता। आप हर दिन सुबह हो या शाम ऐसे लोगों से उठते बैठते और मिलते हैं। कैसा रहता है आपके रोज की जिंदगी? जी, रोज का जिंदगी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। लोग समझते हैं ये काफ़ी रिस्की काम है या फिर काफ़ी हेक्टिक काम है, वैसा नहीं होता है। अगर आप इसके अंदर घुसेंगे तो हर एक बंदा एक अलग बंदा है, एक अलग माइंडसेट का आदमी है। हर केस कुछ नया सिखाता है, हर केस में रोमांच है, हर केस की अपनी ज़िंदगी है, अपनी कहानी है। तो हर दिन एक नया कहानी सुनने का, देखने का और उसके साथ डील करने का मौका मिलता है। माने ये कह लिया जाए कि हर दिन नए तजुर्बे जो है आप बयान बिल्कुल, करते हैं। हर रोज हमें कुछ ना कुछ नया तो मिल ही जाता है। मतलब इसमें अगर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे दर्शक जो है विक्रम केसरी दास को जानता है और तारुफ देने की आपको ज़रूरत मुझे भी नहीं है। आपकी पहचान जो है बालाश्वर क्या पूरे उड़ीसा के लोग आपको जानते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ हमारे रूबरू में बैठे हैं, हमारे दर्शक आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह आपकी बचपन और जवानी रही और किस तरह बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र आपका कैसा रहा, अगर आप अपने दर्शक को बताना चाहेंगे तो। जी, बचपन से हम एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो रहने में, खाने में, शिक्षा में अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देने में पेरेंट्स काफ़ी सक्सेस रहे। अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छा पढ़े और पढ़ने में भी काफ़ी आगे थे। स्कॉलर भी थे हम। तो +2 का साइंस भी हुआ, MCA भी हुआ। काफ़ी पढ़ाई में घर वाले भरपूर सपोर्ट किए। हमारे चाचा लोग, पापा, फैमिली के एवरी मेंबर हो, उनका काफ़ी सपोर्ट था क्योंकि हमारे घर में पढ़ाई लिखाई को बहुत अहमियत दिया जाता है। क्योंकि चाचा लोग सब अफसर हैं, तो वो चाहते थे कि बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो ज़िंदगी में कुछ कर जाए। तो मैंने खुद बैठ के पढ़ाने के लेके मेरा हर चीज़ समझने तक, मुझे सपोर्ट करने तक किसी में उन्होंने कमी नहीं छोड़ा। और कहीं न कहीं इसी चक्कर में बाहर जाके पढ़ के रह के तो कहीं न कहीं नशा सीख गए। जो नशे की लत लग गई तो फिर ज़िंदगी का दिशा ही घूम गया, मतलब एक यू टर्न हो गया लाइफ में। तो फिर जैसे कि इस जनरल स्वाभाविक बात है, आप उसके आदी हो जाओगे तो बुरा संगत, बुरा काम, बुरा असर सब जाएगा आपका। आप सब में इन्वॉल्व हो जाओगे। आप खुद तो डूबोगे, साथ में परिवार को भी लेके डूबोगे। समाज का बात तो है वो अलग हिस्सा, पर परिवार डायरेक्ट इसमें आपका अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। फिर जैसे तैसे करके इस दरमियान 8, 9, 10 साल गिरते चले गए। फिर उस दरमियान पापा के भी डेथ हो गया। घर में बहुत सारे क्राइसिस भी आए। फिर हमारे जो चाचा लोग हैं, जो हमारे पिता समान है, हमारे घर में चाचा और पिता में कुछ फर्क नहीं देखा जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल होना भी चाहिए। तो जो चाचा पिता समान है, वो लोग, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि ये बहुत ट्राई के बाद कि इसको एक बार ट्रीटमेंट में डाला जाए। तो खुर्दा में एक न्यू लाइफ का शुरुआत था, एक शुरुआती सेंटर था, एक ही था। तो उस टाइम मेरे जो गुरुजी हैं,
जिनसे मैं सब सीखा हूँ, जो भी आज करता हूँ, जो भी आज जिया हूँ, जो भी जी रहा हूँ लाइफ, वो सब उनका देन है, श्री प्रशांत महाराणा जी, त्रिलोचन महाराणा जी। तो उनके पास मुझे भेजा गया ट्रीटमेंट के लिए, और यही ट्रीटमेंट के लिए मैं वही सोचता हूँ, ट्रीटमेंट के लिए कहीं भी भेज सकते थे, उड़ीसा में और भी ऑप्शंस थे, उड़ीसा के बाहर और भी ऑप्शंस थे, पर वो एक होता है कि किस्मत, मेरा किस्मत मैं उनके पास गया, हो सकता है कि कहीं और जाते तो यहाँ तक ये ना नहीं पहुंच पाते। नशा बंद हो पाता शायद, या नहीं, उसका भी कुछ पता नहीं, पर हो पाता। पर ये जो एक जिंदगी को उन्होंने जो एक टारगेट दिया, जिंदगी को जीने का एक मतलब नए ढंग से जीने का एक जो तरीका उन्होंने सिखा दिया, वो शायद नहीं होता, ये 100% है। तो उनके साथ रहा, उनके साथ उनके साथ मुझे हमेशा रखते थे, खाते बैठते उठते सोते हमेशा उनको देखता था, हमेशा उनको सुनता था, और मैं इम्प्रेस भी होता था, लगता था बंदे में कुछ बात है। तो आप यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपने, आपकी फैमिली ने आपको बहुत अच्छा तरबियत दी, बचपन से आप एक तरबियत याफ्ता फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आगे चल के जो है आप पढ़ाई के लिए बाहर निकले और नशा के आदी हो गए। आप खुद भी नशा के आदी, एक वक्त ऐसा रहा कि आप खुद नशा के आदी रहे, और आपको आपके घर वाले ने ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए जो है एक सेंटर जो न्यू लाइफ का ही नाम था, जो शुरुआत हुई थी, वहां भेजा, और महाराणा जी, जो प्रशांत महाराणा जी के जो है निगरानी में आप सुधरे और आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पे मेरा वही सवाल था कि नशा मुक्त तहरीक चलाना, मतलब आप खुद नशा कर रहे थे, आप न जाने कई ऐसे उतार चढ़ाव देखा, आप कुछ समझ भी नहीं पा रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा भी सिचुएशन था। जिस तरह फैमिली के लोगों का कहना होगा कि आप कुछ ऐसे हालात से गुजरे होंगे कि खुद आपको भी समझ में नहीं आता होगा कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन अचानक आप सुधरते हैं, और सुधरने के बाद नशा मुक्त तहरीक चलाते, एक आंदोलन छेड़ते, और वो आंदोलन जो है आज जो है एक बड़ा लेवल पे जो है उड़ीसा में काम कर रहा है। तो ये किससे प्रभावित हुए हैं, जिस आप खुल के अगर कहना चाहें? ये एकदम सीधा बात है, एक ही आदमी है जिंदगी में जिसको मैं अपना आइडल मानता हूँ, आदर्श मानता हूँ, गुरु मानता हूँ, वही प्रशांत महाराणा सर जी। और देखा जाए तो मतलब ये दिमाग वो है, हम कुछ बंदे हैं जो उनके हाथ है, हम एक टीम है, और जिसमें स्ट्रेटेजी डिफाइन होता है, जिसमें हम लोग सब बराबर के होते हैं, सबका ओपिनियन लिया जाता है, मुहिम छेड़ा जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि वो यहाँ का है वो वहाँ का है, हम सर के हिसाब से सारा देश हमारा है, सारा जगह हमारा है, जहाँ भी नशा है वहाँ न्यू लाइफ है। न्यू लाइफ नशा मुक्त केंद्र और जो है रिसर्च सेंटर का अगर शॉर्ट में अगर तारुफ पेश करें, यानी उसका अगर बैकग्राउंड पेश करें, तो किस तरह पेश करेंगे? न्यू लाइफ को आप सिर्फ नशा निवारण केंद्र नहीं कह सकते, गलत होगा, क्योंकि हम 3 चीज़ों पे यकीन करते हैं। पहला है जीवन, फिर जीने का तरीका, फिर जीने के लिए आमदनी। ये 3 चीज़ जिसको हम अगर शॉर्ट में बोलते हैं लाइफ, देन लाइफस्टाइल एंड लाइवलीहुड। पहले जिंदा बचा लेते हैं, नशा खा रहा है मतलब वो डेफिनेटली मौत की तरफ दौड़ रहा है, पहले उसको लाते हैं, जी जा, उसका जान सेफ हो जाता है, फिर उसको जीना सिखाया जाता है, कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल क्या होता है, सोसाइटी में रहना क्या होता है, लोगों से मिलना जुलना क्या होता है, एक लाइफ का एक लक्ष्य क्या होता है, फिर वो जीने के लिए उसको जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए कहीं नहीं हम लाइवलीहुड सपोर्ट भी देते हैं। हमारे पास बहुत सारे लाइवलीहुड स्कीम्स हैं, बहुत सारे लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स हम लोग चला रखे हैं, जिसमें बच्चा स्वाभिमान के साथ आंख उठा के किसी के आगे उसको हाथ ना फैलाना पड़े, कहीं चोरी ना करना पड़े, कहीं गलती नहीं करना पड़े, स्वाभिमान से वो जिंदा रह सके, इसीलिए उसको आमदनी का भी पंथा दिखाते हैं। तो ये टोटल एक माँ बाप जैसे छोटे बच्चे को बड़ा करते हैं और नौकरी तक उसका सब परवाह करते हैं, करके बड़ा करके नौकरी तक पहुंचाते हैं। फिर वही न्यू लाइफ को नशा निवारण केंद्र नहीं बोल के नशेड़ियों का माँ बाप कहना सही होगा, मतलब जो सुधार में आ रहे हैं उनका। वाकई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। ये हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि नशा करने वालों से तमाम लोग नफरत करते हैं, और आप लोग नफरत नहीं मोहब्बत से उनको जो है
आगे बढ़ाते हैं, उनको नशा छुड़वाते हैं और उनकी ज़िंदगी में एक जीने का एक हुनर सिखाते हैं। ये बहुत बड़ा काम है आपके लोग कर रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे क्योंकि आप नशा की से ही ताल्लुक एक सेंटर से ताल्लुक रखते हैं और यूँ कह लिया जाए कि जिस तरह आपने कुछ देर पहले कहा कि माँ-बाप जिस तरह परवरिश करते हैं बच्चों का और उनको आगे बढ़ाते हैं, उसी तरह आप वो नशेड़ियों की जो है परवरिश करते हैं। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जो है नशा की जो है बढ़ती जो रुझान है, इसको किस तरह देखते हैं? कैसे बढ़ता है ये नशा कि जो चारों तरफ नशा, नशा, नशा सुनने को मिलता है, इसके असल वजह क्या है? देखिए नशे का बहुत सारा वजह है। जैसे कि अगर फिजिकल एंटिटी में देखा जाए तो डिमांड और सप्लाई ये दोनों वाइस वर्सा है। डिमांड है तो सप्लाई है और सप्लाई हो के इजी अवेलेबिलिटी है तो डिमांड है। जैसे कि एक चीज़ आपको जब कोरोना में पकड़ लीजिए, कोरोना को एग्जांपल, कोरोना में जैसे कि सैनिटाइजर जो सामान होता है जी, जी। उसका कोई जानता नहीं था, पहले इतना यूज नहीं था। कोरोना आया तो दिखा दिया सैनिटाइजर का ये फायदा है या फिर इसका ये मजा है, तो फिर सैनिटाइजर का पब्लिसिटी हो गया, डिमांड बढ़ गया और तो सप्लाई होने लगा। कहाँ कहाँ से न जाने कितने ब्रांड के सैनिटाइजर आ गए। उसी तरह नशा का भी वही है, डिमांड होगा तो सप्लाई होगा। और एक चीज है जो आपको इजीली मिल जाता है, जैसे कि आप जाइए कोई रूरल गांव में, कोई बहुत दूर दराज गांव में जहाँ पे इतना सुविधा ना हो, तो वहाँ पे लोग शराब के आदी है, गांजा का आदी है, पर वहाँ तक ब्राउन शुगर नहीं पहुँच पाया। पर आप जितने हायर सिटीज में आइए, बालेश्वर देखिए टाउन है, तो यहाँ पे बच्चे ब्राउन शुगर अफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि आसानी से मिल जाता है। थोड़ी ना कोई रोज रोज आएगा, बहुत 200-400 किलोमीटर से खरीदेगा खाएगा। तो इजी अवेलेबिलिटी और डिमांड ये दोनों है एक बेसिक कारण। और दूसरा है आज के जमाने का पीयर प्रेशर, मतलब एक जमाने में एक स्टेटस हो गया है ये चीज। क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत छोटे उम्र के बच्चे ऐसे सिगरेट फूंक लिए, और समाज का भी ये हाल है कि कहीं ना कहीं हम लोग दारू को एक्सेप्ट कर लिया है। ये तो होना ही है। हाँ, मतलब बहुत सारे आप बहुत एजुकेटेड जगह पे भी देखोगे शादी ब्याह में थोड़ा चलता है। क्यों थोड़ा चलता है? जहर तो जहर है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं। तो वही टॉपिक पे अगर हम आए कि जहर तो जहर है, तो फिर आप क्या कहेंगे कि सरकार की जो पॉलिसी है कि नशा अगर सफ़ेद जहर के हवाले से कोई पकड़ा जाता है तो उसको सख्त सज़ा दी जाती है। कोई अगर देसी शराब बिक्री करता है तो उसको जो है सख्त सज़ा दी जाती है। तो वही अगर विदेशी और बंद ढक्कन वाला अगर शराब खुलेआम बिकता है तो सरकार की कोई पॉलिसी नहीं उसको बंद करने की, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मेरे को तो ये गुलामी वाला एंगल लगता है। जो आदमी नशा करता है आप उसको चलो विदेशी पिला दिए, ठीक है, वो विदेशी पिया। एक यहाँ स्ट्रेटेजी ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि ब्राउन शुगर एक अलग बात है, इलीगल ड्रग्स है तो उसको आंख बड़ा बड़ा हो जाता है आदमियों का। पर ज़्यादा अगर देखेंगे, ज़्यादा डेथ रेशियो, ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस रेशियो, ज़्यादा डिवोर्स रेशियो में लिकर इन्वॉल्व है, दारू इन्वॉल्व है। आप बोलेंगे हम लोग विदेशी दारू पियेंगे, ठीक है, विदेशी दारू 1000 का हो गया, 2000 का हो गया, 500 का हो गया, पीते पीते आदमी बेकार हो गया। एक टाइम आएगा उसके पास उतना पैसा नहीं रहेगा, पर बॉडी का रिक्वायरमेंट वही रहेगा, वही चीज जो 10 रुपया में पाएगा देसी में। ये कहीं ना कहीं रोड तो खोलता है भाई देसी को। और वैसे भी विदेशी नशा खाने में क्या, दारू पीने में क्या बेनिफिट है, कोई आके बता दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप फ्रूट जूस पियो, आप दूध पियो, हाँ, और हर मतलब ये जहर को स्टेरिलाइज करके खाने में पीने में क्या फायदा है मुझे समझ नहीं आता। तो आप मतलब जो सवाल मेरा था कि सरकार की पॉलिसी को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि सबसे ज्यादा आमदनी सरकार को कहीं ना कहीं शराब के व्यापारियों से आता है। तो इसको ये बहुत गलत बात है। अब बजट में देखोगे तो जो रेवेन्यू आता है लिकर से बहुत छोटा है। मान लीजिए, इसका मैं आपको एक तरह से एग्जांपल देता हूँ। एक शराब से 1 रुपया में उसको प्रॉफिट मिला गवर्नमेंट को जी। अब वही बंदा जब उसका लीवर खराब होता है, किडनी खराब होता है, एक्सीडेंट होता है, वो जाता कहाँ है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल जी, ट्रीटमेंट होता है सरकार का, वहां पे पैसा खर्चा हुआ बेकार में। दूसरा, वो अपने बीवी को पीटता है, बीवी जाती है थाने को, थाने का कर्मचारी को
सरकार पे करता है, दूसरा सरकार का पैसा खर्चा होता है, तीसरा वो किसी को गाड़ी चला के ठोक दिया, इंश्योरेंस का पैसा जाता है, उसमें सरकार का परसेंटेज इन्वॉल्व होता है। आप डोमेस्टिक केस कर लिए, आप गए फैमिली कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में जो सरकारी वकील है उसको पेमेंट तो सरकार आप ये देता कह रहे हैं कि सरकार का एक बेनिफिट नहीं, नुकसान है। है। आता 1 रुपया है, जाता 4 रुपया है। तो सिंपल फिर है। सरकार को बैन कर देना चाहिए। सरकार को बैन कर देना चाहिए, वरना उसको गुलाम भी कहाँ से मिलेगा अगर ये बैन हो जाएगा। सब अगर फ्रेश माइंड में सोचेंगे तो फिर जिंदाबाद बोलेगा कौन? तो आपको क्या लगता है कि मतलब हाँ, जिंदाबाद कहने के लिए जो है ये शराब हमारे पियाए? सोच को रोकने का नशा एक बढ़िया उपाय है। उसका दिमाग 50 रुपया में रुक गया है। वो 500 का, 5000 का, जिसका जीडीपी का, जीएसटी का, एसएसटी का, क्या अनएम्प्लॉयमेंट, क्या एम्प्लॉयमेंट, क्या ग्रोथ, क्या कम्युनिकेशन, क्या लाइट, क्या पानी, कुछ नहीं चाहिए भैया। 50 रुपया दे दो, खुश। वो आवाज बंद हो जाएगा जो आवाज उठना चाहिए था, जो उसको जो सोचने की, समझने की शक्ति, वो खुद के लिए अच्छा नहीं कर पा रहे, सोसाइटी का तो छोड़ दो। तो वो सोच को रोकने का मेरे हिसाब से ये कॉन्स्पिरेसी है। वो सोच को रोक लिया जाए, वरना ये यूथ, अगर एजुकेटेड यूथ सोचने लगेंगे, फिर सरकार की तो फिर कुर्सी डगमगाने लगेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक स्कूल का पियोन होने के लिए आपको एक क्वालिफिकेशन चाहिए, तो जो देश चलाएगा उसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं। तो यही स्टैंडर्ड कहीं आ ना जाए, यही दूसरों का पत्थर काट ना जाए। सोचने के लिए हमें फ्री नहीं छोड़ते हैं, हमें एंगेज रख देते हैं आईपीएल में, हमें एंगेज रख देते हैं महाभारत देखो, हमें एंगेज रख देते हैं दारू पियो भाई। ये सब में हम उलझे रहते हैं। अगर अच्छी बातें हो, फ्रेश माइंड हो, अच्छा एजुकेशन हो, फिर तो इतने सवाल होंगे कि जो मतलब साल भर विधानसभा चलता रहेगा, काम कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। आपकी जो मशवरा है वाकई नौजवान पीढ़ी के लिए एक सबक आमोज है। मैं ये कहूँगा कि जब कोई नशा से जो है बीमार का घर वाले फ़ोन करते हैं, आपको कॉल आता है, आप लोग वहाँ पहुँचते हैं बड़ी तकलीफ से, जैसा लगता है कि एक जाल डालकर शिकारी शिकार को लाता है, आप लोग उस तरह भी कभी-कभी आप लोगों को हरबा अपनाना पड़ता है। जब लेके आते हैं तो उनका डे 1 से लेकर किस तरह ट्रीटमेंट का आपका तरीका रहता है, उसको अगर बताना चाहें। एक बंदा जो रेगुलर, आप मान लीजिए 12 बजे खाना खा रहे हैं जी, एक दिन 2 बज गया, तो आपको पता है आपका माइंडसेट कैसा हो जाता है, आपका बदन क्या बोलने लगता है। और ये नशा है, वो हर रोज नशा करता था, हम लोग उसको लिफ्ट किए लाए, नशा बंद, तो बॉडी फिजिकली जो विड्रॉल्स है वो होना शुरू हो जाता है। उसके लिए हम लोग मेडिकेशन पे ध्यान देते हैं, डॉक्टर कंसल्ट करवाते हैं। पहला है विड्रॉल आवर, एक 96 आवर, मान लीजिए 4 दिन तक एक विड्रॉल का रिस्क पीरियड होता है। एक बार वो खत्म हो गया, फिर बंदा थोड़ा थोड़ा सहज होने लगता है, खाना पीना चालू हो जाता है, फिर सोना चालू हो जाता है, बॉडी धीरे धीरे रिकवर करता है। और उस दरमियान उसके हर लेखनों को आइडेंटिफाई किया जाता है और मेडिकली उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर एक बंदा जब स्वस्थ हो गया, हम लोग देखें कि 8 घंटा बेझिझक सो रहा है, खाना जितना खाना है उतना खा रहा है, नाउ इज फीलिंग वेल, अच्छा महसूस कर रहा है, तब हम धीरे धीरे उसको काउंसलिंग सेशन में डालते हैं। काउंसलिंग सेशन में एक तो पढ़ाई होता है, वहाँ खुद का बिहेवियर पैटर्न, नशे का यूज एब्यूज, नशे के बारे में वो सोच क्या रहा था, एंड कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, क्या उसका लॉसेस है, वो कैसे अंदर घुसा, उसको उसका आईना उसी को दिखाने का प्रयास है ये क्लासेस। फिर हम लोग सेट करते हैं कि वो बच्चा एक कोई ग्रुप एक्टिविटीज, कम्युनिटी एक्टिविटीज, सोशल वर्क, ये सब में इन्वॉल्व हो, क्योंकि जिंदगी भर जितना साल उसने नशा किया है उसको हर जगह से गाली गलौज, ये वो अपमान, वो सब मिला है। और अगर जो अच्छा काम करता है तो कहीं ना कहीं उसको शाबाशी, गुड मिलता है, और वो उसको आगे प्रमोट करता है और अच्छा करने के लिए। तो हमारे ट्रीटमेंट में सोशल वर्क से लेके, क्लासरूम से लेके, योगा, मेडिटेशन, जिम और ट्यूटोरियल्स ऐसा, और मेडिकेशन, वो सब क्या इन्वॉल्व बात है। सारा चीज मुहैया करवाते हैं। इस वक्त अगर कह लिया जाए कि बालासुर में बहुत सारे हो सकते हैं कि सेंटर हों, लेकिन न्यू लाइफ नशा मुक्त केंद्र जो है चर्चा में है। और सिर्फ बालासुर क्यों कह लिया जाए कि बालासुर हो, भद्रक हो, जाजपुर हो, भुवनेश्वर हो, ढेंकानाल हो, ये तमाम यहाँ तक कि आप लोग आंध्र प्रदेश तक जो है आपका विशाखापट्टनम में भी आपने ये खोला है। तो आप लोग को जो है सरकार की तरफ से
किस तरह का जो है सपोर्ट रहता है, चाहे वो पुलिस प्रशासन की जानिब से हो या सरकारी तौर पे हो, किस तरह सपोर्ट आप सरकार की तरफ से मिलता है आपको? देखिए, जो भी है, हम लोग फिनेंशियली किसी से सपोर्ट नहीं लेते हैं। हम लोग सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे ही भरोसा रखते हैं। और दूसरा बात है, जहाँ तक सपोर्ट का बात है, इसमें सब आपकी पीठ थपथपाएंगे, बोलेंगे अच्छा काम कर रहे हो, पर खड़ा कोई नहीं होगा साथ। क्योंकि वो जो बंदा रात रात भर जागना पड़ता है, केयर लेना पड़ता है, रिस्क है, गाली है, गलौज है, दुख है, रोना है, यहाँ पे कोई खुशी का माहौल है नहीं। जब भी हमारे पास एक फोन आता है, रोते रोते हुए आता है, फोन आता है। जी हमारा बच्चा खा रहा है। कभी कोई अच्छे बच्चा हो जाए तो बहुत कम आता है कि हमारा बच्चा जो है आपके लिए अच्छा है, वो बहुत कम आता है। हाँ, जो भी आता है रोने का, धोने का, अरे मार रहा है, पीट रहा है, घर चला रहा है, धमका रहा है, निकाल दिया है। हाँ, फिर जब उसको लेने जाओ, फिर उसको लेते वक्त उसके माँ का दुख, पिता का चिंता, परिवार का जो मतलब वो सब बयान नहीं किया जा सकता है। वो बहुत सारे इमोशंस हैं उसमें। हाँ, तो वो बहुत मुश्किल काम है। वो तो उसमें किसी का सपोर्ट हो ही नहीं सकता, वो एक्सपीरियंस का बात है। पर मैं ज़रूर यहाँ जिक्र करूँगा कुछ कुछ पुलिस स्टेशंस की, कुछ कुछ पुलिस अफसर्स के, जो आज के दिन में हम इतना तो कामयाब हुए हैं कि उनको बता सकते हैं कि एक क्रिमिनल और एक नशेड़ी में क्या फ़र्क है। क्रिमिनल सोच समझ के गुनाह करता है, नशेड़ी नशा के चलते बिना सोचे, उसका इंटेंस नहीं है, वो कुछ खा लेगा, कुछ पी लेगा, कुछ फोड़ देगा, कुछ ये कर देगा, उसको 50 का जरूरत है उस टाइम। उसको जो तकलीफ हो रहा है, उसके वजह से वो 50 ढूंढने के चक्कर में किसी का हेलमेट उठा लिया, किसी का घड़ी उठा लिया, तो उसको फिर क्रिमिनल बोल के जेल में डाल देंगे, तो वो फिर बड़ा क्रिमिनल बन के ही लौटेगा। क्योंकि जानते हैं हम लोग, जेल एक क्राइम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं क्राइम के। तो उससे बढ़िया है कि आज कुछ रिस्क ले रहे हैं, परिवार को बुला रहे हैं, उनके सहमति से हमारे पास भेज रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण है बालेश्वर में, जिसके वजह से हम लोग वो प्रमाण करने में सिद्ध हुए हैं कि नशेड़ी को रिजेक्ट मत करो, उसके अंदर से नशा रिजेक्ट कर दो, फिर एक बेहतरीन इंसान आपको मिलेगा, फिर एक कामयाब इंसान मिलेगा, एक ऐसा इंसान मिलेगा, इसमें एक ऐसा स्किल होगा जो किसी के पास नहीं होगा। तो जो अगर आप ऐसे ही बोल सकते हैं, मान लीजिए मुझे ही एग्जांपल में लीजिए, अगर आप मुझे ही रिजेक्ट कर देते तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता, आप नहीं बुलाते, इतना बात नहीं होता। तो खाली तो इसीलिए बोलता हूँ, नशेड़ी को नफरत नहीं, नशा को नफरत कीजिए, नशेड़ी को मोहब्बत कीजिए। प्यार मोहब्बत में बहुत दम है, वो कहीं ना कहीं सुधार देगा। बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि नशेड़ियों से नफरत नहीं, नशा से नफरत कीजिए, और नशेड़ियों से यानी नशा से जो बीमार हैं उनसे हमदर्दी रखिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये समाज तक ये पैगाम जाने की ज़रूरत है। लेकिन जब आपके पास आते हैं कोई नशा से चूर होकर या बीमार होकर, तो आप हमारे दर्शक के द्वारा जो है क्या बताना चाहेंगे? उनकी जो फैमिलियों के जो किरदार होते हैं, या मतलब घर वालों के, रिश्तेदारों के जो जिम्मेदारी होती है, उससे वो किस तरह चूक जाते हैं, जबकि बच्चा जो है नशेड़ी बन जाता है या फिर नौजवान नशा की तरफ आदी हो जाता है। आप रिश्तेदारों से क्या कहना चाहेंगे? इसमें उनका गलती भी नहीं है, किसी का गलती है नहीं, क्योंकि इसका एजुकेशन लेवल बहुत पोर है। अगर हम लोग इतने अवेयर रहें, आप देखिए ये जनरल सचेतनता कार्यक्रम जो होता है, उसमें होता है कि दारू पीने से लीवर फट जाता है, हार्ट ये होता है, वो सबको पता है भाई। वो सचेतनता कार्यक्रम से कुछ नहीं होने वाला। अगर अवेयर करना है तो फैमिली को कीजिए कि वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा इनिशियल लेवल में कि मेरा बच्चा डिट्रैक हो रहा है। हम लोग जैसे एक उदाहरण देता हूँ, फैमिली जब हमारे पास आते हैं, हम लोग इनिशियल क्वेरी उनसे करते हैं बच्चे के बारे में, पूछते हैं आपके बच्चे कितना साल नशा किया होगा आपके हिसाब से? ना सर 5 साल। फिर जब बच्चा हमसे मिलता है, ट्रस्ट एक रेपो बिल्डअप होने के बाद जब हम बातचीत करते हैं बच्चे के साथ, आप कितने साल नशा किया? ना सर 10 साल। इसका मतलब 5 साल उनको पता ही नहीं है, फैमिली से छुपा दिया, तो उनको पता ही नहीं है हाउ टू आइडेंटिफाई। अगर ये चीज के बारे में वो अवेयर हो, मेरा बच्चा अकेला क्यों रहने लगा है, मेरा बच्चा अब लेट क्यों कर रहा है, मेरा बच्चा पैसे का हिसाब सही से क्यों नहीं दे पा रहा है, उसके पास से ये गजब स्मेल कहाँ से आ रहा है। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे साइंस है, सिम्टम्स है, जिससे हम लोग प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर उसको वहां से रोक दिया जाता
तो आज तो यहाँ तक का सफर नहीं होता। वाकई कुछ बिगाड़ के फिर उसको सुधारने से बढ़िया है उसको बिगड़ने ही ना दिया जाए, उसको शुरुआती तौर पे रोक दिया जाए। तो ये जो नॉलेज का अभाव है सोसाइटी में, उसी के वजह से परिवार अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से चूक जाते हैं। इन दिनों हमने देखा कि आप लोग जो है न्यू लाइव नशा मुक्त सेंटर के द्वारा जो है बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। बीच में आपने हैंड कैंपेनिंग जो है एक अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाया था पूरा, मतलब तमाम कॉलेजेस में, तमाम तालीमी इदारों में। उस तो आपको क्या लगता है कि जो शिक्षा केंद्र होते हैं वहाँ पे बच्चों को नशा से किस तरह बचने की तरकीब देनी चाहिए? देखिए, शिक्षा केंद्र में जो नौजवान आते हैं उनको बचाने का जिम्मा सबका है, खाली उनको नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल देता हूँ, आज के दिन में नशे का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर बन गया है एजुकेशन हाउस, शिक्षा केंद्र। वही जिम्मेदार है नशे के लिए। एक कोई पूछेगा भाई कैसे, वहाँ तो हम लोग नहीं सिखाते। नहीं, आप सोचिए, एक आपको रूरल जगह बताता हूँ, कोरापुट। कोरापुट एक ऐसा जगह है जहाँ जाने के लिए अच्छे से रास्ता नहीं है। हम लोग देखते होंगे मैप में, बहुत गांव एरिया है, दूर दराज एरिया है। तो आप मुझे बोलिए, जहाँ पे रास्ता जाने के लिए सही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जाने के लिए सही नहीं है, खान पान सही नहीं है, वहाँ पे ब्राउन शुगर पहुंचा कैसे? कैसे पहुंचा? वहाँ पे कोई बच्चा अच्छा पढ़ा, उसके माँ बाप उसको भेजे भुवनेश्वर। हमारे यहाँ हम भुवनेश्वरी बोल सकते हैं, या कटक बोल सकते हैं, बालेश्वर बोल सकते हैं, कि बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा कॉलेज जाए। उन्होंने तब ये कंफर्म किया, सर अच्छे हैं, प्लेसमेंट है कि नहीं, कॉलेज का रूम अच्छा है कि नहीं, कॉलेज की क्लासरूम अच्छा है कि नहीं, और कॉलेज में नशा है कि नहीं, किसी ने नहीं पूछा। वो बच्चा पढ़ाई तो किया, साथ में एक एक्स्ट्रा कोर्स करके गया। फिर ज्ञान तो बांटते ही रहते हैं सब, तो वो एक्स्ट्रा कोर्स का ज्ञान भी बांट दिया। फिर वहां पे 4-5 हो गए। जब 4-5 हो गए, डिमांड बढ़ने लगा। जैसे मैं शुरू से बोला था, डिमांड है तो सप्लाई है, सप्लाई है तो डिमांड है। मतलब आपका कहने का मतलब होता है, माँ बाप जब बच्चों को तालीमी इदारों में यानी शिक्षा केंद्र में जब भर्ती करते हैं, सारा कुछ फैसिलिटीज देखते हैं कि जो है रहने का, खाने का, पीने का, और बाकी यहाँ तक कि वाईफाई है ना नहीं, वो भी देखते हैं। लेकिन नशा मुक्त है या नहीं वो नहीं देखते हैं, ये देखना जरूरी बनता है। बहुत अच्छा। हम लोग अभी एक मुहिम चला रहे हैं, ड्रग फ्री कैंपस जी, जिसमें हम चाहते हैं, कोशिश है, अभी तक फुल्ली सक्सेसफुल नहीं हुए, एडमिनिस्ट्रेशन को कॉलेज के ग्रुप के साथ जोड़ा जाए, जो ये लुक ओवर रखे कि बाहर से कोई नशा बेच नहीं रहा हो, या फिर अगर कोई हमारा स्टूडेंट भी आदी हो गया हो, उनके पास इतना इंफॉर्मेशन, जैसे कि एम्बुलेंस का नंबर है, आपका पुलिस स्टेशन का नंबर है, उसे नंबर रहेगा, हेल्पलाइन नंबर, कि वो उसको एटलीस्ट ट्रीटमेंट में डाल सके। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों हमने देखा कि बेदारी तो आपकी हर वक्त चलती रहती है, अवेयरनेस प्रोग्राम तो हमेशा होती रहती है, लेकिन जिस तरह आपने पहला कहा कि आप लोग जो मरीज आते हैं नशा से, उनको सुधारने के बाद उनको जीविका की तरफ जो है माइल करते हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारे और कुछ हुनर वो सीखे। तो हुनर की बात अगर कह लिया जाए तो इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि कई मेला में, कई जो है उत्सव महोत्सव में जो है आप लोगों का स्टॉल बाकायदा लगता है, और आप जो है वहाँ पे हाथ का बनाया हुआ लकड़ी से तरह तरह का जो है, चाहे वो भगवान की मूर्तियां हो, चाहे वो मतलब घरेलू सामान हो, ये तमाम हुनर जो है आप लोग बच्चों को सिखाते हैं। खुद उसमें वहाँ पे रिसर्च केंद्र जो करते हैं वो बाकायदा, और कुछ दिन पहले जो हमने न्यूज़ भी किया कि बाकायदा ट्रेनिंग के लिए 3 दिन जो है ये सब सोच किस तरह है, और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये न्यू लाइफ की हमेशा से कोशिश है कि कहीं ना कहीं किसी के ट्रीटमेंट में, या किसी के रिकवरी में, या किसी के लाइफस्टाइल में पैसा कहीं बाधक ना हो। जैसे कि आपने बोला कि कोई भगवान का मूर्ति बनाता है, एक तो बनाता है, उसमें उसका ध्यान रहता है, उसका नशा एक नशे से हटता है, दूसरे नशे में डालते हैं हम, इसमें जाओ। ये पहला बात है। दूसरा, जब वो अच्छा बनता है, जब वो बिक्री हो जाता है, तब उसको अच्छा लगता है, मेरा हाथ का बनाया हुआ सामान चला गया। वो जो पैसा आता है वो अलग है, एक जो यहाँ का जो सेटिस्फेक्शन है, अंदर की खुशी। हाँ, क्योंकि उसको सब बोलते हैं यू आर वेस्ट, यू आर वेस्ट, यू आर वेस्ट, आप चले गए हो, ये कूड़ा है। हाँ, और हम कूड़ेदान है, हमारे यहाँ लाके फेंकते हैं। हाँ, तो हम नहीं बोलते नहीं ये कूड़ा नहीं है, इसी से जो बना है वो आप घर में लेके जाके सजाओगे,
और दूसरा है हम लोग बेसिकली भगवान जी, सब कोई धर्म स्पेसिफिक नहीं है, सब भगवान जी के जो 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 धर्म रिलेटेड या भगवान रिलेटेड जो सामान है वो सब बनाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना कहीं उस भगवान से हमारा संयोग बैठता है, संपर्क बैठता है, चाहते हुए ना चाहते हुए, तो वो हमें कहीं ना कहीं आगे ले जाता है। और ये जो गुड बहुत अच्छा हुआ है, जैसे कि कई बच्चे आपका न्यूज़ पढ़े, कई बच्चे दूसरों का न्यूज़ पढ़े, दूसरों का आर्टिकल देखे, उनमें कॉन्फिडेंस आया, नहीं हम कर सकते हैं। पहला बात है वो कॉन्फिडेंस, उनको मार दिया गया था, उनको तो बाद में मारा गया, मरेंगे वो लोग, पहले उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तेरे से कुछ नहीं हो सकता, ये बेकार है, ये गया। हाँ, नहीं, वही बच्चा उठा, उसको जब अच्छा दिखने लगा, हाँ मेरे हाथ से बन सकता है, मुझे अच्छा बोलते हैं, मेरा नाम न्यूज़पेपर में आया, मेरा नाम वो टीवी में आया, वो मेरा नाम तजुर्बा में मेरा आर्टिकल निकला, मेरा फोटो निकला, तो वो फिर समाज में सर उठा के खड़ा रहने का हिम्मत उसमें आता है। ये बड़ी बात है, उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, फाइनेंस आता है, और उसका जो नशा एक गलत चीज से जाके एक सही चीज में डाइवर्ट हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन, मैं खुद वहाँ भाई के केंद्र पे गया हूँ, देखा हूँ कि किस तरह तरह के जो है डिज़ाइन लकड़ी के जो है कलाकारी से जो है बनाते हैं। अगर मौका मिले आप लोग भी उनके केंद्र पे जाएं और उनके जो मुकीम जो लोग हैं उनके हाथ का बनाया हुआ सामान ज़रूर खरीदें। लेकिन यहाँ पे अगर हम आगे चलेंगे कि नशा मुक्त जो है समाज अगर हमको गठन करना है तो फौरी तौर पे हमको क्या कदम उठाने चाहिए आपको लगता है? देखिए, नशा एक सामाजिक समस्या है। अभी हर समस्या के पीछे कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार भी है। जितना तरह का आप सोसाइटी में प्रॉब्लम्स देखते हैं, चोरी हो, चकारी हो, मर्डर हो, लूट हो, कुछ भी हो, रेप हो, कुछ भी हो, तो वो सब के पीछे नशा का एक अहम भूमिका है, ये सबको भी पता भी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही ठेका ले रखे हैं इसका या हम ही जिम्मेदारी उठा रहे हैं। बहुत आदमी अपने तरफ से बहुत तरह का कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं बिल्कुल। जो थोड़ा हो बहुत हो उसके लिए मुहिम करता है। पहले तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझा है, और जहाँ तक उनसे हो सकता है जितना तक उन्होंने कोशिश किया है, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू बोलना चाहूँगा। और दूसरा बात है कि नशे के लिए एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, जिसमें जैसे मान लीजिए आपका पावर है कलम, आप कलम से लिख के इनकलाब लाओगे। हमारा पावर है मैन हैंडलिंग, हम एक आदमी को हैंडल करके उसको पकड़ के कंट्रोल करके उसको ट्रीटमेंट करके फिर से सही कर सकते हैं। किसी के बस में है मैं उनको नौकरी दूंगा, किसी के बस में वो कविता लिखेगा, किसी के बस में वो उनको कुछ नया काम सिखाएगा। अगर इस सबको एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है। मैं यूथ का जितना अच्छे से समझ सकता हूँ, शायद थोड़ा ओल्ड एज का नहीं समझ सकता हूँ, क्योंकि वहां तक मैं पहुंचा नहीं, वो मानसिकता तो मैं जानता नहीं। हाँ, पर एक बात है, अगर हम सब थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, अगर सबको कंबाइनली एफर्ट कर दिया जाए, मान लीजिए ऐसा एक फोरम हो जहाँ पे पुलिस हो, वो डिमांड एंड सप्लाई को रोक देगा। पुलिस है, एक्साइज है, एनसीबी है, बहुत सारे ऐसे हैं। दूसरा में आता है डिमांड एंड सप्लाई जाने के बाद दूसरा आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में तो हम लोग बैठे ही हैं, और भी बहुत कुछ बैठे हैं, तो उसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व हो, उसमें अस्पताल से इन्वॉल्व हो, उसमें सीडीएमओ आए, उसमें एडीएमओ आए, उसमें तरह तरह के डॉक्टर्स आए, साइकेट्रिक डॉक्टर्स आए, जनरल फिजिशियंस आए। वो है ट्रीटमेंट का पार्ट में। और एक है अवेयरनेस के पार्ट में। अवेयरनेस के पार्ट में जो लोग सब अवेयरनेस कर रहे हैं, उस अवेयरनेस को स्पेसिफिक बनाया जाए। स्पेसिफिक मतलब तो आपका कहने का मतलब होता है कि ऑल समाज जो जिस तरीके से नशा के खिलाफ मुहिम छेड़ सकता है या फिर रोक सकता है, वो कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि कंबाइन होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि कोई कवि है तो नशा के खिलाफ कविता लिख रहा है, वो भी एक तरह से रोक रहा है, नशा के खिलाफ जो है वो आवाज उठा रहा है। कोई अगर मीडिया लाइन में है तो अपने चैनल में, अपने अखबार में उसको जगह दे रहा है कि उसके खिलाफ लिख रहा है, आर्टिकल लिख रहा है, या फिर जी, तो इस तरह आप कह रहे हैं कि सबको मिलकर नशा के खिलाफ जो है मुहिम छेड़ने की जरूरत है, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम सब नशा से प्रभावित हैं। बिल्कुल। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, लोग जब गली में पहला नुक्कड़ में पहला दारू का दुकान खोलता है, तब शरीफ लोग क्या बोलते हैं, हमें उसमें घुसना नहीं है, हमारा घर में तो बेटा नहीं खाया है, हमारा बेटी तो नहीं खाती है। वो बात सही है, पर जब वो लड़का
नशे का आदी होके उस गली का दूसरा लड़का हार छीनेगा, तब वो आपका बेटी हो सकता है, तब वो आपका विक्टिम हो सकते हो। तो ये खाली उसके घर का समस्या नहीं है, मेरे घर का समस्या, ये हम सबका समस्या है। तो इसका जिम्मेदारी हम सबको लेना चाहिए। पहले ये, क्योंकि पब्लिक में क्यों आवाज नहीं उठता जब गली नुक्कड़ में एक दुकान खुलता है? पब्लिक में क्यों कहीं कोई कुछ नहीं बोलता जब अस्पताल के पास एक लिकर शॉप खोला जाता है, इंस्टीट्यूट के पास, एजुकेशन हब के पास खोला जाता है? जब जिसके घर में आग लगता है वही जानता है। इसीलिए देखिए, हमारे आग लगाता हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, उसी तरह अगर सबको ये दिखता नहीं है, पर अगर जिस दिन समझ आ गया कि ये रूट को जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इससे प्रभावित हैं, तो उस दिन जब आदमी लोग अपने नैतिकता से अपने सामाजिक भार उठाने लगेंगे, तब इसका समाधान का रास्ता खुलेगा। में के न्यू लैब नशा मुक्त केंद्र का जो है फ्यूचर प्लानिंग क्या है, किस तरह आप उसका आगे प्लानिंग कर रहे हैं? फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ नशा है वहाँ वहाँ हम पहुँचेंगे, जितना तक हो सकता है हम करेंगे, हम लड़ेंगे, हम फैलेंगे। पर हम, हमारे गुरुजी हमेशा एक बात बोलते थे कि आपने कितने को ट्रीटमेंट किया ये कामयाबी नहीं है, आपने कहाँ कहाँ दुकान खोला ये कामयाबी नहीं है, आपने क्या क्या जीता अवार्ड वो कामयाबी नहीं है। जिस दिन आपके शहर में जो केंद्र है उसमें ताला लग जाएगा, मतलब कोई नहीं आएगा, उसी दिन जानना आप कामयाब हो। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा हो, आप लोगों की कोशिश जो है मुकम्मल हो, ये आशा और विश्वास हम लोगों की रहेगी। आखिर में अगर आप ये कहेंगे कि नौजवानों को और ख़ासकर नशा से आदी उन नौजवानों को, तमाम लोगों को क्या पैगाम हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? मैं नौजवानों के लिए हमेशा एक ही बात है, नशा करो, नशा छोड़ो मत। पर नशा करना है तो जिंदगी का नशा करो। क्या बात। प्यार का नशा करो, कुछ बनने का नशा करो, कुछ कर गुजरने का नशा करो, अपने लिए माइलस्टोन तैयार करो, उसको अचीव करने का नशा करो, खेल का नशा करो, देश के लिए मेडल जीतने का नशा करो, कुछ बनाने का नशा करो। नशा करो, पर ये गलत चीज़ों का नशा मत करो। यही है, क्योंकि हम आज भी नशे में हैं। आज का नशा ये है कि कितना से कितना नशा कम हो सके, तो नशे में ही जिंदगी है। पर एक होता है सही और गलत, तो आप सही नशा को चुनिए, जिंदगी को मजेदार बनाइए। आखिर में तर्जुमान के छोटा सा स्टूडियो में आए, किस तरह फीलिंग है आपका और क्या कहना चाहिए? जी, ये तर्जुमान के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये लोग काफ़ी छोटे से छोटे चीज़ को भी ले आते हैं कैसे ढूंढ के। जब न्यू लाइफ आज से 13-14 साल पहले का बात बोलता हूँ, जब हम लोग रोड पे उतर के रोड क्लीन कर रहे थे, स्वच्छता कार्यक्रम कर रहे थे छोटा छोटा, तब ये तर्जुमान ही पहला चैनल था जो जिसने हमारी बातें लोगों के सामने लाई, जिसके वजह से बालेश्वर में लोग जानने लगे, लोग पहचानने लगे, और हमारे काम में हमको काफ़ी सारे मदद मिली। और तर्जुमान का स्टूडियो छोटा है बड़ा है वो अलग बात है, तर्जुमान का जगह न्यू लाइफ में बहुत बड़ा है, क्योंकि इसी ने हमको लाइमलाइट में लाया, इसी ने हमारा हमेशा साथ दिया है। और छोटा से छोटा बात हमारा पब्लिकली प्रेजेंट करते हैं, हम कुछ भी नया करें, हम उनको बोलने से पहले वो लोग जान जाते हैं इनके तहत। और अजीम भाई को बहुत मतलब बहुत करीबी रिश्ता है उनके साथ, और उनका तो सबके साथ वैसा है। खैर, अच्छे इंसान है, शायर हैं, और भगवान करे तर्जुमान ऐसे ही हर छोटा से छोटा पॉसिबिलिटी को स्कोप दे, जैसे वो देता आ रहा है। पिछले कई सालों से मैं खुद देखता आ रहा हूँ, मेरा खुद का जो इंस्टीट्यूशन है उन्हीं के बदौलत सामने आया है। तो वो छोटा से छोटा, वो ऐसे ही हम्बल रहे अजीम भाई, और ऐसे छोटा छोटा चीज़ को बड़ा करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, और वो जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम भाई, और ये आपका बड़प्पन है, वरना तर्जुमान की कोशिश तो हमेशा रहती है कि हर एक चीज़ को सामने लाया जाए, और आप जिस तरह कह रहे हैं मैं उस पर हम लोग और भी खर्रा उतरने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन किराम, वाकई आज का जो है रूबरू प्रोग्राम हम लोग नशा 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 में ही ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन विक्रम भाई की आखिरी लाइन हम सबों को याद रखने की ज़रूरत है कि नशा करो तो ज़िंदगी किस तरह बेहतर हो, उसकी नशा करो
तो इल्म की नशा करो, नशा करो तो लोगों को मदद पहुंचाने की नशा करो, नशा करो तो मोहब्बत की नशा करो। तो ये विक्रम भाई के आज जो है पैगाम जो है हम सबों के लिए काबिल तारीफ थी और हमको इसमें बढ़ चढ़ कर जो है इस पे अमल करने की ज़रूरत है। नाज़रीन किराम, इजाज़त से कल फिर से कहूँगा कि अगर आपको रूबरू प्रोग्राम बेहतर लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप जिस तरह कमेंट करते हैं कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि ये बातें दूर दूर तक पहुँचे और आपका शेयर करना हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर किसी एक और मेहमान के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।